हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 9th रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को। तो देखिए, अभी तक हम लोग ने इसमें क्या पढ़ा है। ये हम लोग ने पढ़ा है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है और उस स्फेरिकल मिरर में, अब क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर किसी स्फेयर का पार्ट रहा होगा, तो इस स्फेरिकल मिरर का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइंड होता है हमारा सी। और फिर जब एक यहाँ पर मान लीजिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे आ रही होती है, तो वो पास होती है कहां से, एक पॉइंट से जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है, और उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। तो फिर इस फोकस और ये जो पोल हम लोग ने डिफाइन किया था, इस फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को बोला जाता है एफ, जिसको कि बोलते हैं फोकल लेंथ। और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये जो पोल है, इसके बीच की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग ने ये देखा था कि जो फोकस होता है हमारा, फोकल लेंथ जो होती है हमारी, वो होती है r/2। एक डेरिवेशन हम लोग ने ये किया था। दूसरा हम लोग ने फाइंड किया था मिरर इक्वेशन, जो कि रिलेट करती है पोजीशन ऑफ इमेज विद पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड विद फोकल लेंथ। इन तीन चीजों को ये आपस में रिलेट करती है मिरर इक्वेशन। इसको मिरर इक्वेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिरर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, मिरर इक्वेशन। तो ये जो मिरर इक्वेशन है, इसके बाद फिर हम लोग ने एक और चीज फाइंड करी थी, और वो था मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में जहां ये h प्राइम बाई h इज इक्वल टू -v/u, ये हमारा एक्सप्रेशन निकल कर आया था। तो ये तीन चीजें हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कभी भी जब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स को देखेंगे। अब वो स्फेरिकल मिरर्स चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन हम लोग इन सभी चीजों पे अप्लाई कर सकते हैं इन फॉर्मूले को। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर v क्या होगा। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा होता और इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ कहीं फॉर्म हो रही होती, तो इस जगह से इस पोल तक के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं v। क्या बोलते हैं? v। और इस ऑब्जेक्ट से लेकर इस पोल तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसको हम लोग बोलते हैं u। क्या बोलते हैं? u। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो u का है, ये v का है, ये f है। और h प्राइम जो होता है हमारा, वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, और जो h होती है वो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये हाइट ऑफ इमेज होती है, सॉरी, h प्राइम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरीके से हम लोग ने ये तीन रिलेशन देखा था। इन्हीं को ही अब यूज करेंगे आज जो भी पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो लेट अस सपोज हमारे पास क्या है कि एक सपोज दैट द लोअर हाफ ऑफ द कॉनकेव मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कवर्ड विद एन ओपेक मटेरियल। व्हाट विल दिस हैव ऑन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्या कहा गया है यहाँ पर कि मान लीजिए कि एक हमारे पास कॉनकेव मिरर है, और उस कॉनकेव मिरर का जो ये नीचे वाला हिस्सा है, उसको ओपेक कर दिया गया। ठीक है, एक ओपेक नॉन रिफ्लेक्टिव मटेरियल से इसको कवर कर दिया गया है। यानी कि जो पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन होगा, आप किधर से होगा? सिर्फ और सिर्फ इस ऊपर वाले पोर्शन से। तो व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव ऑन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो कोई नहीं, बनाइए एक ऑब्जेक्ट रखिए। सबसे पहले इसकी फोकस को डिफाइन करिए, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करिए, और उसके बाद फिर यहां पर आप क्या करिए, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको प्लेस करिए। ये हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के बाद क्या करेंगे आप, यहां से आप जो यहां पर हमारा रे डायग्राम होता है उसको बनाएंगे। तो रे डायग्राम बनाने के लिए क्या करिएगा, रे डायग्राम के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए, रे डायग्राम बनाने के लिए सिंपली यहां पर हम मिनिमम हमें 2 रेस की जरूरत होती है, बट क्योंकि यहां पर हमें इस पूरे सरफेस की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, और जो हम लोग ने इधर कवर कर दिया उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, ये हमें बताना है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए यहां से सिर्फ 2 की बजाय ज्यादा रेज को निकालेंगे। तो देखिए, आपने सबसे पहले जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि एक रे जो कि पैरेलल होती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो पास होती है फोकस से। बना दिए, बिल्कुल। उसके बाद आपने दूसरी रे पढ़ी थी जो कि क्या होती है कि अगर इस पोल से टकराई, तो इस पोल से टकराने के बाद वो
इक्वल एंगल्स पर, जितने एंगल्स पर ये यहां से आकर फॉल हुई होगी उतनी एंगल्स पर यहां से रिफ्लेक्ट होती है। और इसको मैं ये भी बता चुका हूं, ये कंसिस्टेंट विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी कि हम लोग ने कुछ इस पे एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लगाई है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का ही हम लोग ने यूज किया है। ओके, हमने यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का ही यूज किया है, इस पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं करी हैं। तो अब क्या होगा, यहां पर एक इमेज फॉर्म हो जाएगी, यहां पर एक इमेज फॉर्म हो जाएगी और इमेज का जो साइज होगा वो थोड़ा छोटा होगा। यहाँ पर थोड़ा रे डायग्राम गड़बड़ है, बट इसका जो साइज होगा वो थोड़ा छोटा होगा। मान लीजिए कि ये जो ऐसे टकराया है वो ऐसे टकराया है, ठीक है, इस जगह पर कहीं टकराया है, तो ये थोड़ा सा साइज छोटा इससे दिखना चाहिए है, ठीक है, मान लीजिए ऐसा है, इसकी थोड़ा सा छोटा है। अब यहां पर हमें तो यहां पर जब हमने नीचे इसको कवर कर रखा है, ये जो कॉनकेव मिरर है इसको हमने नीचे कवर कर रखा है, फिर भी हमें क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है। बट इस पे अगर हम एक और रे बनाने की कोशिश करें जो कि इधर से आए और इस फोकस से पास हो, तो फोकस से पास होने के बाद, फोकस से पास होने के बाद क्या होगा, फोकस से पास होने के बाद ये जाएगी यहां पर टकराएगी। बट क्योंकि यहां पर हमारे पास मटेरियल लगा हुआ है ओपेक, क्या लगा हुआ है, ओपेक मटेरियल लगा हुआ है और नॉन रिफ्लेक्टिव मटेरियल है। क्या है, नॉन रिफ्लेक्टिव मटेरियल है। तो जब नॉन रिफ्लेक्टिव मटेरियल है और ये ओपेक है तो क्या होगा, यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा किसी तरीके का। तो जब यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा उसके कारण, जब यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो उसके कारण यहां से ये लाइट रे कहीं जाएगी नहीं, ये यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएगी। एक तरीके से अगर कहें कि ये यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होकर कहीं आगे नहीं बढ़ेगी। ओके, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इससे निकलने वाली जो लाइट थी, जब इस सरफेस को कवर कर दिया गया तो रिफ्लेक्ट होकर यहां तक नहीं पहुंच रही है। इसी तरीके से जब हम लोग यहां पर देखें कि किसी दूसरे सरफेस से जब इस तरीके से टकराएंगी रेज, ठीक है, ये तो सिर्फ इतनी हमारी मिनिमम रेज थी रे डायग्राम बनाने के लिए, बट सर इतनी ही रेज थोड़ी ना होती है, बहुत ढेर सारी होती है। यानी कहने का मतलब जो भी रे इस सरफेस पे टकराएगी वो टकराकर यहां तक नहीं पहुंच पाएगी, और जब ये यहां पर टकरा के नहीं पहुंच पाएगी तो कुछ लाइट जो इससे निकल रही है वही यहां पर पहुंच पा रही है। तो इमेज तो फॉर्म होगी बट उसकी इंटेंसिटी कम होगी। क्या कम होगी, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी जब कम होगी, क्या कम होगी, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी कम होने की वजह से यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारी इमेज है वो थोड़ा सा उस पर ब्राइटनेस कम है। इंटेंसिटी कम होने का मतलब जो उसकी ब्राइटनेस है वो कम है, यानी कि ऑब्जेक्ट से निकल रही है लाइट, वो मान लीजिए यहां पर ये इस तरीके से कोई सरफेस नहीं होती तो उस समय जो इसकी इंटेंसिटी होती, और जब हमने इसको कवर कर दिया है उस समय की जो इंटेंसिटी है उनमें डिफरेंस होगा। और डिफरेंस ये होगा कि जो बाद वाली इंटेंसिटी होगी जब हमने इसको कवर कर दिया है, इस इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे इसको हम लोग निकाल रहे हैं। ओके, क्लियर, आगे बात समझ पे। तो इस तरीके से हम लोग ने ये वाला जो एग्जांपल है उसको सॉल्व कर लिया और इस पे क्या क्या पॉइंट्स हैं वो हमें समझ पे आ गए। ठीक है, तो व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव ऑन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म हो रही है और ये ऑब्जेक्ट जो कि इस मिरर के सामने रखा हुआ है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम लोग ने देखा कि ये इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर, आगे बात समझ पे। तो इस तरीके से हमने इस एग्जांपल को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल पर। ये सॉल्यूशन है, इसको आप देख सकते हैं एक एक करके। तो यू मे थिंक दैट द इमेज विल नाउ शो ओनली हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट बट टेकिंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की हेल्प से वो रे डायग्राम बनाया है, टू बी ट्रू फॉर ऑल पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मिरर द इमेज विल बी दैट ऑफ द होल ऑब्जेक्ट। होल ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी, बट क्योंकि रिफ्लेक्टिंग एरिया इसका क्या हो गया, कम हो गया, मिरर का रिफ्लेक्टिंग एरिया क्या हो गया, कम हो गया, तो वो कम लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो इंटेंसिटी इमेज की वो हाफ हो जाएगी, क्योंकि हाफ कवर किया गया तो इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। ओके, क्लियर यहां तक, आगे बात समझ पे। अब चलते हैं आगे और इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। तो ये हमारा एग्जांपल, अ मोबाइल फोन लाइज अलोंग द principal axis of a concave mirror as shown in figure 9.7.
मतलब ये वाला फिगर जो है हमारा, इस फिगर पे ये शोन है हमें कि एक मोबाइल फोन जिसको कि हमने ऐसे लाई कर दिया, ठीक है, ऐसे रखा हुआ मोबाइल फोन इस प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग। ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस जो है इसकी, ये इधर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अब मोबाइल फोन लाइज अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर एज शोन इन द फिगर। सो बाय सुटेबल डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ इट्स इमेज, हमें एक सुटेबल डायग्राम बनाना है उसकी इमेज फॉर्मेशन के लिए। एक्सप्लेन व्हाई द मैग्निफिकेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, और ये भी बताइए कि जो इसका मैग्निफिकेशन हमें मिलेगा वो यूनिफॉर्म क्यों नहीं है। विल द डिस्टॉर्शन ऑफ इमेज डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द फोन विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, यानी कि इसको हमें एनालाइज करके एक एक चीजों को पढ़ना है कि हम जब इस तरीके का एक मोबाइल फोन प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन पर ऐसे पुट कर रहे हैं तो उसकी इमेज हमें कैसी मिल रही है, क्या क्या इससे बातें निकल कर आ रही है, इन सभी चीजों को हमें क्या करना है, एनालाइज करना है। ठीक है, उसको एनालाइज करके बताना है। बात समझ पे आई? तो याद करिए इस बात को कि जब आपने पढ़ा होगा रे डायग्राम, एक कॉनकेव मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसकी इमेज फॉर्म हो रही है, तो आपने ये पढ़ा होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट हम लेते हैं वो कैसा ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक हमारा एक सिंगल, जैसे कि एक एरो बना दिया, ये होता है। यानी कि हम लोग एक चौड़ा ऑब्जेक्ट कभी नहीं लिया अभी तक, सिर्फ हमने क्या किया है, एक ऐसा एरो बनाया है, ठीक है। यानी कि एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की ही इमेज को हमने फॉर्म किया है। एक हमारे पास एक क्या कहते हैं, इस तरीके का ऑब्जेक्ट, और इसी तरीके की हमें इमेज मिल जाती है। बट यहां पर क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट है, तो इसमें भी क्या मौजूद होगा, थोड़ी विड्थ मौजूद होगी, चौड़ाई वगैरह ये सब मौजूद होगी। तो इसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी, आइए इस पे डिस्कशन हम करते हैं। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है सबसे पहले, ठीक है। आपको क्या देखना है कि यहां पर ये जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसको चाहें तो ये मान सकते हैं क्या कि ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा कैसा है, कुछ ऐसा कि इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर जो है ये क्या मौजूद है, यहां पर हमारे देखिए इस जगह पर ये एक ऑब्जेक्ट ऐसे बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर बना हुआ है कुछ ऐसा, एक ऑब्जेक्ट ऐसे बना हुआ है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे बना हुआ है, एक ऑब्जेक्ट ऐसा बना हुआ है छोटा सा। यानी कि कहने का मतलब आप इसको क्या मान सकते हैं कि ये जो पूरा बड़ा सा हमारा फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट है ये छोटे छोटे एरो से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। ये किससे मिलकर बने हुए हैं, एक छोटे छोटे एरो से मिलकर बने हुए हैं, कुछ इस तरीके के एरो से ये मिलकर बने हुए हैं। ये बोला जा सकता है, ठीक है, बोला जा सकता है कि हाँ या ना। यानी कि हमें क्या करना है, हर एक ये जो जैसा एरो वाला ऑब्जेक्ट था उसके लिए हमें इमेज निकालनी होगी, उसके लिए हमें इमेज निकालनी होगी। क्लियर, आगे बस इन पे। तो इस तरीके से जब हम लोग करेंगे एनालाइज, यानी कि इस पूरे ऑब्जेक्ट को मानेंगे कि ये एक इस तरीके के बहुत ढेर सारे हमारे एरो से मिलकर ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो हर एक एरो की हम क्या निकालेंगे, प्लेस को फाइंड करेंगे। तो देखिए यहां पर अब हमारे रूल्स वगैरह वही लगेंगे सारे जो भी हम लोग ने पढ़े थे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर ये फोकस है, तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले यहां पर एक एरो बनाया, एक इधर एरो बना लिया और इस पॉइंट पर एक एरो बना लिया। इन तीन एरो की हम पोजीशन अगर फाइंड कर लिए तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इस वाले की अगर हम बात करें, इस एरो की, इस एरो के लिए, तो इस एरो के लिए जो हमारा रे डायग्राम बनेगा, बनाते हैं उसको। तो इससे लाइट निकल रही है ऐसे, ये टकराई और ये फोकस से पास होते हुए चली जाएगी और ये ऐसे निकल गई, ये ऐसे निकल गई। अब यहां से निकलने वाली आप दूसरी रे बनाइए। आप जब यहां से निकलने वाली ऐसे दूसरी रे को बनाएंगे तो ये कुछ एक्चुअली जाएगी कहां से, ये जाएगी ऐसे यहां कहीं और इस जगह पर फॉल होगी, ठीक है। ये इस जगह पर जाएगी और यहां कहीं फॉल होगी। तो ये क्या होगी यहां से, ये वाला, एक मिनट, यहां से अब ये, क्योंकि देखो ये वाला जो पोर्शन है यहां से रे निकली ऐसे गई और ये आई। अब इस पॉइंट से जो रे निकलेगी, अगर हम इसको बनाए इस दूसरी रे लेकर मान लीजिए ऐसे रे ले ली,
तो ये जो रे होगी ये पास होगी यहां से, इस जगह से ये रे पास हो गई। तो इस वाले एरो के लिए ये हमें एरो मिल गया, ये छोटा सा नीचे तरफ, ठीक है, नीचे तरफ को फेस करके ये एरो मिल गया। क्योंकि याद करिए जब हम लोग यहां पर एक एरो रखते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, तो जो इमेज फॉर्म होती थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे ही फॉर्म होती थी। यानी कि ये जो एरो है इसके लिए इमेज यहां पर बन जाएगी। उसके बाद फिर जो हमारा ये दूसरा ऑब्जेक्ट है ये वाला, ठीक है, ये वाला इस जगह वाला, तो इसके लिए यहां से देखिए एक रे निकली ऐसे, और ये रे ऐसे गई और ये जाकर ऐसे चली गई। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर यहां से दूसरी रे निकलेगी, ठीक है, इस जगह से दूसरी रे निकलेगी और उसको हम लोग ने क्या किया, फोकस से पास कराया। तो फोकस से पास होने के बाद ये यहां से टकराएगी और पैरेलल हो जाएगी, और ये ऐसे पैरेलल हो गई, ये ऐसे पैरेलल हो गई। तो ये इस जगह पर मिल गया, यानी कि ये एरो मिल रहा है इस जगह, ये एरो हमें मिल रहा है इस जगह पर, ठीक है, आगे बस समझ पे। फिर इसी तरीके से जो ये सबसे आगे छोटा वाला जो एरो है, ठीक है, जो सबसे आगे छोटा वाला जो एरो है ये वाला, इसके लिए हमने क्या किया, फोकस से ऐसे पास होते हुए एक लाइन बनाई, रे बनाई, और वो रे कहां क्या हो रही है, जाकर पैरेलल हो जा रही प्रिंसिपल एक्सिस की, और ये ऐसे निकल गई। फिर यहां से जो पैरेलल ऐसे रे निकलेगी वो ऐसे जाएगी और फोकस से पास होगी, ठीक है, फोकस से पास होते हुए यहां ऐसे, मतलब इस जगह पर कहीं पर मीट करेगी। तो ये यहां पर ऐसा रे फॉर्म हो जाएगी, मतलब ये इमेज यहां पर फॉर्म हो जाएगी। यानी कि आपने ये देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे ये जो इमेज यहां पर फॉर्म होगी, कुछ ऐसी बढ़ती हुई इमेजेस फॉर्म हमें मिलेंगी। हर एक पोर्शन की अगर हम इमेज को देखें तो वो ऐसे बढ़ते हुए हमें मिलेगी, जिससे कि आपने ये देखा कि जब हमारे पास एक फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट होता है तो हम उसको एज अ एक सिंगल एरो कंसीडर नहीं कर सकते, उसके लिए हमें उस पर कई ढेर सारे एरोज को कंसीडर करके फिर उसके डायग्राम को बनाना होता है। तो यही रीजन है कि यहां पर हमें इमेज में डिस्टॉर्शन देखने को मिल रहा है। जैसे यहां पर ये सर्कुलर था, यहां पर थोड़ा सा ये ओवल शेप देखने को मिल रहा है, इधर ये इमेज छोटी है और इधर ये इमेज इधर चौड़ी है, ठीक है, क्लियर। ऐसा क्यों हो रहा है देखिए, क्योंकि इधर वाला जो हम एरो ले रहे थे ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इसकी जो इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनेगी और बड़ी बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनेगी और बड़ी बनेगी। वही हुआ, जो यहां पर एरो हम ले रहे थे उसकी इमेज बनेगी इस जगह पर, जो यहां पर ले रहे थे वो यहां पर, और अगर इसको इनफाइनाइट पे रख दे तो ये वाला जो पोर्शन होता है वो इनफाइनाइट पे कहीं पर बन रहा होता है, यानी कि और फैल जाती है, ठीक है, ये और फैल जाती है। क्लियर, यहां तक बात समझ पे आ गई। तो इस तरीके से ये सेकंड वाला भी एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हुआ। इस पे क्या क्या चीजें लग रही थी ये मैंने बता दिया। अब क्या करते हैं, इसको एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ लेते हैं कि इस पे क्या क्या हमें ध्यान रखना है। तो द रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ द फोन इज सोन इन फिगर दिस, हमने ये बना दिया। द इमेज ऑफ द पार्ट विच इज ऑन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी ऑन द सेम प्लेन। तो देखो जो हमारा इमेज है, ये जो इमेज फॉर्म होगी, तो इमेज ऑफ द पार्ट विच इज ऑन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन पे ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, सेम प्लेन में होगा, और इट विल बी द सेम साइज, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है वो यहां पर सेम साइज का होगा। यानी कि बी प्राइम सी इज इक्वल टू बी सी, ये सेम होगा, जैसे वही मैंने बताया उसी का ही यूज करके यहां पर निकाला गया, ठीक है। तो यहां से अब देख के भी पता चल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये डिस्टॉर्ट हो रहा है कैसे, वही पूरा एनालिसिस हमने ऐसे करके किया, ठीक है। इसका इमेज इधर, इसकी इमेज इधर, ये इस तरीके से पूरा बना, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि जो इमेज है वो कैसी है, डिस्टॉर्टेड है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, नेक्स्ट एग्जांपल पर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया इन्होंने 15 सेंटीमीटर, और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है जब, ठीक है, लिखा ना कॉनकेव मिरर, तो इसके लिए आपके पास 3 फॉर्मूले ही हैं, तो जो आपको दिमाग लगाना है वो इन्हीं के बीच में ही लगाना है। तो देखिए एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहां पर 2 केस दे दिए। पहला केस क्या है कि जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी कि यू की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -10 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरीके से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कॉनकेव मिरर का वो भी -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर जो केस 2 है,
देखिए मैंने यहाँ पर साइन कन्वेंशन का यूज किया, तो जो केस 2 है, केस 2 आप अगर पहले से यहाँ पर रख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीजों को वहां पर पुट करना, वरना फिर अगर आप साइन को मिस कर गए, प्लस या माइनस को मिस कर गए, तो फिर आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन पूरा गलत हो जाएगा। तो इसके लिए भी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा वही -15 सेंटीमीटर, और जो इसके लिए यू है वो कितना है, -5 सेंटीमीटर। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉनकेव मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। फिर बताना है मैं फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन ईच केस, यानी कि हमें v की वैल्यू बतानी है, पोजीशन यानी कि v की वैल्यू बतानी है, नेचर यानी कि रियल है या हमारी इमेजनरी है, ये नेचर होता है हमारा। फिर मैग्निफिकेशन, साइज बढ़ा या घटा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए देखो, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पहला वाला फॉर्मूला जो था r/2 इज इक्वल टू एफ, इसका यूज करके हम लोग निकाल लेंगे फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमारी निकल कर आ जाएगी -15/2 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहां पर भी जो फोकल लेंथ निकल कर आ जाएगी वो हो जाएगी -15/2 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर यहां पर अब क्या करेंगे, हम लगाएंगे मिरर इक्वेशन, जो कि एक रिलेशन हमें प्रोवाइड करती है 1/v 1/u और 1/f, जैसे हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ के बीच में हमें ये रिलेशन मिलता है। तो यहां से एफ, यू और वी, मतलब इन सब पे यहां पर पुट कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो जब यहां पर पुट करेंगे, करिए, तो 1/v प्लस, अब यहां पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये डायरेक्ट हमने, क्योंकि पहले ही साइन कन्वेंशन का यूज करके हमने माइनस यहां पर ले लिया है, तो रख लेंगे यहां पर सीधे। कितना हो जाएगा यहां पर, -10 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -15/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ये यहां पर 1/v हो जाएगा और 2/-15, और ये प्लस में 1/10 निकल कर आ जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना ये कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए, ये बन जाएगा 30, तो 52 है 30, यानी कि -2 इंटू -2, तो यहाँ -4, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, यानी कि 1/v। तो v इज इक्वल टू निकल कर आ गया इस केस में कितना, -30 सेंटीमीटर, यानी कि जो v है वो हमारा -30 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। फिर यहां से हम जब v फाइंड करेंगे तो इसके लिए भी सेम लगाएंगे, और जो u होगा उसकी वैल्यू होगी -5 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई -15, तो 1/v, और ये कैसे लिखा है, -15/2, क्योंकि f की वैल्यू है, तो ये 2 डिवाइडेड बाई -15 प्लस 1/5, तो इसका एलसीएम तो 15 ही हो जाएगा, और 15 वन टाइम्स यानी कि -2, और यहाँ पर 15 मतलब 3 टाइम्स 15 जो है वो 5 इंटू 3 होता है, तो ये 3 और यहाँ पर आ गया, यानी कि ये बन गई 1। ये क्या बन गई, 1/15, ठीक है, यानी कि 1/v, और v की जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी हो गई, v इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। देखो ये एक पॉजिटिव निकल कर आई। आप यहां पर देख भी पा रहे हैं जो 15/2 होता है वो कितना होता है, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो 7.5 से भी छोटी वैल्यू है उसकी, जो ऑब्जेक्ट का प्लेस है वो 7.5 से भी छोटा है, यानी कि ये वाला जो केस है ये कुछ ऐसा है कि मिरर के पोल और फोकल पॉइंट के बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे रखा होता है तो क्या यहां पर बनता है कि इसके इसके बीच में, ठीक है, जब ऐसा होता है तो रे ऐसे जाती है टकरा के हमारी फोकस से पास होती है, और ये जो जाती है वो ऐसे जाती है, यानी कि दोनों फैल जाती है, और दोनों के फैलने की वजह से क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट यहां कहीं फॉर्म हो रहा है, पीछे तरफ यहां कहीं पर फॉर्म हो रहा है। तो हमें इमेज कैसी मिलती है, किस डायरेक्शन पे मिलती है, मतलब ऐसा लगता है कि वहां पर इमेज है, ऐसा लगता है कि वहां पर इमेज है, तो वो कौन सी होती है, वो जैसे v इक्वल टू 15 सेंटीमीटर निकल कर आए। तो देखो यहां पर जो v निकल कर आया वो -30 सेंटीमीटर है, और ये है जो हमारा वो है 15 सेंटीमीटर। तो ये निकल कर आया माइनस, यानी कि जो इमेज फॉर्म होगी वो कॉनकेव मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे ही होगी। तो ये जो इमेज होगी वो हमेशा रियल होगी। वो कैसी होगी, रियल होगी। और ये जो इमेज है वो हमारी होगी कैसी, इमेजनरी। ये कैसी होगी, इमेजनरी, ठीक है, यहां पर इमेजनरी होगी ये।
रियल और ये वर्चुअल, एक तरीके से इमेजनरी क्या इसको वर्चुअल शब्द यूज होता है, इमेज के लिए भी इमेजनरी अगर बोल देंगे तो कंफ्यूज होंगे। तो रियल और वर्चुअल यानी कि एक्चुअल में वहां पर कोई चीज नहीं है, वहां पर हम अगर स्क्रीन लगाए तो हमें वहां पर नहीं मिलेगी इसकी इमेज, ठीक है, ये मतलब होता है इसका। फिर अगर हमें मैग्निफिकेशन निकालना है तो मैग्निफिकेशन कैसे निकल कर आता है, देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो था, देखो तीसरा फॉर्मूला भी लगने लगा ना, पहला लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा था एच प्राइम बाई एच और माइनस वी बाई यू, यही तो फॉर्मूला था। इसको जब हम लोग लगाएंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, देखिए यहां पर माइनस, क्योंकि v और u हमें पता है, v और u पता है तो हम इसका यूज करेंगे, तो माइनस पहले से, फिर v का भी वैल्यू माइनस पे ही निकल कर आया -30, और उसके बाद फिर जो u की वैल्यू है उसको भी माइनस पे ही पुट करेंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 3 निकल कर आ जाएगा, माइनस का किसका, माइनस का 3 निकल कर आ जाएगा। यानी कि जो मैग्निफिकेशन निकल कर आया पहले वाले केस में, जो पहले वाले केस में मैग्निफिकेशन निकल कर आया वो कितना निकल कर आ गया है, -3। तो जब मैग्निफिकेशन हमारा माइनस में निकल कर आता है यानी कि जो इमेज होती है वो रियल होती है, ठीक है, यहां से भी आप इसको बता सकते हैं, मैंने तो रे डायग्राम की हेल्प से आपको बताया। अगर आप चाहें तो मैग्निफिकेशन देखकर भी बता सकते हैं कि मैग्निफिकेशन जब हमारा माइनस साइन होता है तो वो होता है रियल, और जब इसकी वैल्यू इधर माइनस को अगर छोड़ दिया जाए तो जो इसकी वैल्यू होती है वो अगर 1 से ज्यादा होता है, ठीक है, अगर एक हमें फ्रैक्शन नहीं मिल रहा है तो वो होता है हमारा कि मैग्निफाइड इमेज है। कैसी है, मैग्निफाइड इमेज, यानी कि उस पर जो इमेज का साइज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। केस 2 में अगर सेम चीज देखें हम लोग तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच प्राइम बाई एच माइनस वी बाई यू, ठीक है, देखा तीनों फॉर्मूले यहां पर यूज हो गए, जो स्फेरिकल मिरर पर बेस्ड फॉर्मूले हैं वो तीनों यूज हो गए यहां पर। तो जब यहां पर हम लोग यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू निकल कर आ रही है 15, कितनी निकल कर आ रही है 15, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दी हुई थी -5, माइनस से माइनस कैंसिल, और m निकल कर आ रहा है 3, कितना निकल कर आ रहा है 3, और वो भी कैसा, पॉजिटिव का। तो जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया यानी कि ये है वर्चुअल, ये कैसा है, वर्चुअल इमेज है, ये कैसी है, वर्चुअल इमेज है, और मैग्निफाइड है, कैसी है, मैग्निफाइड है, कैसी है, मैग्निफाइड है, यानी कि इस पे कुछ जो वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड है, क्या कहते हैं, इमेज का, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। क्लियर, समझ पे आ गई बात। तो ये सारी चीजें थी जो कि हमारी रिलेटेड थी किससे, इस एग्जांपल से। देखो इस पे हमने तीनों चीजों का इस्तेमाल किया, r/2 इक्वल टू f का, m का, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और मिरर इक्वेशन, तीनों का यहां पर इस्तेमाल हुआ है। क्लियर, आगे बात समझ पे। तो अब चलते हैं इस पे हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, और ये इसका सॉल्यूशन है, अगर आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। फोकल लेंथ हमने मानी -7.5, ऑब्जेक्ट के पहले केस में 10, फिर इसको सॉल्व किया तो ये -30 निकल कर आ गया, मैग्निफिकेशन -3 निकल कर आया, जिससे कि हमें पता चला जो इमेज होगी वो कैसी होगी, मैग्निफाइड, रियल और इन्वर्टेड। ये हमें देख के पता चला मैग्निफिकेशन को देखकर कि मैग्निफाइड है, देखो ये मैग्निफाइड बता रहा है, ये जो है ये बता रहा है मैग्निफाइड, ये जो है हमारा ये बता रहा है कि ये कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड है ये बता रहा है, और ये जो वैल्यू है ये बता रहा है मैग्निफाइड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने जो उसका नेचर था उसको एक्सप्लेन कर दिया। फिर जो दूसरा केस था उस पे हम लोग ने जब फाइंड किया चीजों को तो क्या निकल कर आया, देखिए यहां पर सेकंड केस में जो सेकंड केस है इसमें व्यू की वैल्यू ये v की वैल्यू प्लस में निकल कर आई, जिसकी वजह से मैग्निफिकेशन हमारा 3 निकल कर आया। तो यहां पर देखो साइन जो है वो कैसा है, प्लस का है, यानी कि ये बता रहा है ये कैसी इमेज है हमारी, वर्चुअल है और इरेक्ट है, और ये जो साइन है ये मतलब ये जो वैल्यू है वो ये बता रही मैग्निफाइड है। अगर ये +1/2 होता यानी कि हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट होती, पॉजिटिव बताता वर्चुअल एंड इरेक्ट को, और ये जो वैल्यू कम है 1 से वो बताता कि डिमिनिश्ड है, वो क्या बताता, डिमिनिश्ड। ठीक है, अगर ऐसा कुछ निकल कर आ जाता तो वो बताता डिमिनिश्ड है इमेज। क्लियर, आगे बात समझ में। तो ये सारी चीजें जो कि आपको याद रखनी है। आप मैग्निफिकेशन निकालिए, मैग्निफिकेशन से आप बता सकते हैं कि वर्चुअल इरेक्ट कौन से होगा। तो जब भी पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आता है तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। इरेक्ट यानी कि जिस डायरेक्शन पे ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन पर ही हमारा इमेज भी फॉर्म हो रही है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल यानी कि आप उसको स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। मैग्निफाइड बताता है कि वो जो है हमारी
इमेज, उसका साइज ज्यादा है, भले ही वर्चुअल है, भले ही इरेक्ट है, बट उसका साइज जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।